नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं, लगभग 450 करोड़ साल पीछे। सोचिए, एक आग के धधकते गोले से लेकर आज की हमारी इतनी आधुनिक दुनिया तक का सफर कैसा रहा होगा। उथल-पुथल, भयानक ज्वालामुखी और बड़े-बड़े भौगोलिक बदलावों के बीच हमारी ये धरती कैसे आकार ले रही थी, आज हम इसी की बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महायात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। 4.6 अरब वर्षों के इस विशाल इतिहास को समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे आग, पानी और गोंडवाना से, फिर डायनासोर, धरती का महाविनाश, इंसानों की दिमागी क्रांति, बर्फीला हिमयुग और आखिर में नदियों के किनारे बसी हमारी शुरुआती सभ्यताओं तक का सफर। ये 6 कदम हमें इस पूरी कहानी को बहुत ही आसानी से समझने में मदद करेंगे। अब आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, आग, पानी और गोंडवाना, हमारी धरती का जन्म। सच कहूं तो आज हम जिस हरी भरी धरती को देखते हैं, शुरुआत में उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 460 करोड़ साल पहले हमारी ये धरती बस उबलते हुए लावे और जहरीली गैसों का एक गोला थी। फिर लाखों सालों तक एक भयानक बारिश होती रही, जिससे धरती ठंडी हुई और पहले विशाल महासागर बने। और फिर अरबों साल पहले इन्हीं समंदरों में सायनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनानी शुरू की। मतलब ये जो भयानक उथल-पुथल और एक्सट्रीम मौसम था ना, ये असल में जीवन शुरू करने के लिए बहुत जरूरी था। और इसी प्रक्रिया के चलते 55 करोड़ साल पहले एक विशाल महाद्वीप का निर्माण हुआ। इस विशाल महाद्वीप का नाम था गोंडवाना। जरा सोचिए, आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका, ये सब आपस में एक ही जमीन के टुकड़े की तरह जुड़े हुए थे। यहाँ एक ही तरह के जंगल थे, एक ही तरह के जानवर थे। लेकिन फिर करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के भीतर के उबलते मैग्मा ने इतना जोर लगाया कि ये विशाल गोंडवाना टूट गया और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, डायनासोर और खिसकते महाद्वीप। ये वो समय था जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज था और भारत की जमीन ने एक बहुत ही अद्भुत, करीब 9000 किलोमीटर की सोलो यात्रा शुरू की थी। जब ये महाद्वीप खिसक रहे थे, तब धरती पर एक अलग ही जैविक खेल चल रहा था। जैसे टाइटेनोसॉरस को ही ले लीजिए। इसका आकार और गर्दन इतनी लंबी थी कि ये आराम से किसी 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंचकर पत्ते खा सकता था। है ना हैरान करने वाली बात? शिकारियों से बचने और सबसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए प्रकृति का ये गजब का तरीका था। अब वापस चलते हैं भारत की उस लंबी यात्रा पर। गोंडवाना से टूटकर भारत हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। अब सुनने में ये 15-25 सेंटीमीटर भले ही बहुत कम लग सकता है, लेकिन भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की भाषा में इस 9000 किलोमीटर के सफर को एक बहुत तेज रफ्तार वाली टक्कर माना जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों की तुलना अगर हम करें तो ये साफ हो जाता है कि इन भौगोलिक बदलावों ने हमारे आज के मौसम को कैसे आकार दिया। पश्चिमी घाट तब बने जब भारत मेडागास्कर से अलग हुआ और ढेर सारा लावा जमता गया। आज यही पश्चिमी घाट एक विशाल दीवार की तरह मानसून की हवाओं को रोककर भारी बारिश कराते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी घाट तब बने थे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना में एक साथ जुड़े हुए थे। इसीलिए आज भी पूर्वी घाट और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियों की उम्र, उनका स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक गुण बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी। लेकिन महाद्वीपों के खिसकने का ये दौर हमेशा नहीं चलने वाला था। अब हम पहुंचते हैं धरती के एक ऐसे युग में जहां डायनासोरों के विशाल साम्राज्य का अचानक और बेहद खौफनाक अंत होने वाला था। द ग्रेट अर्थ रीसेट यानी धरती का महाविनाश। सवाल ये उठता है कि आखिर उन विशालकाय डायनासोरों को किसने मारा? अक्सर यही माना जाता है कि बस एक एस्टेरॉयड आया और सब खत्म। लेकिन असल में कहानी थोड़ी और उलझी हुई है। असल में ये एक नहीं बल्कि 2 भयानक घटनाओं का नतीजा था। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले मेक्सिको में 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक विशाल एस्ट्रॉयड टकराया। इससे भयानक सुनामी आई और आसमान में इतनी राख फैल गई कि सूरज की रोशनी तक छिप गई। और बिल्कुल उसी वक्त भारत के डेक्कन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी फटे, जिससे आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तक खौलता हुआ लावा फैल गया। इन दोनों घटनाओं ने एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाया जिससे डायनासोर पूरी तरह से मिट गए। डायनासोर खत्म हुए तो धरती का मंच छोटे जीवों और प्राइमेट्स के लिए खाली हो गया। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, द कॉग्निटिव ह्यूमन रेवोल्यूशन, यानी इंसानों की दिमागी क्रांति। एक कमजोर शिकार कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन गया।
मानव विकास के ये 4 चरण बेहद दिलचस्प हैं। पहला, जब अफ्रीका के जंगल घास के मैदानों में बदले तो दूर से खतरा भांपने के लिए हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। दूसरा, उन्होंने सरवाइव करने के लिए पत्थरों को घिसकर हथियार बनाना सीखा। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव था जटिल भाषा। अब वो सिर्फ खतरे की आवाजें नहीं निकालते थे, बल्कि डिटेल में योजनाएं और भावनाएं भी शेयर करने लगे थे। और चौथा था कहानियां गढ़ना। हमने ऐसी मान्यताएं और मिथक बनाए जिन पर भरोसा करके हजारों अनजान लोग एकजुट हो सके। इन्हीं मानसिक और शारीरिक बदलावों ने गुफाओं में डरकर छिपने वाले इंसानों को धरती का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। एक और दिलचस्प बात जो डीएनए सबूतों से साफ होती है, वो ये कि जब शुरुआती इंसान अफ्रीका से निकले तो वो दुनिया में अकेले नहीं थे। आज हमारा डीएनए पूरी तरह से होमो सेपियंस का नहीं है। इसमें लगभग 4% हिस्सा निएंडरथल और डेनिसोवन प्रजातियों का भी है। इसका सीधा मतलब ये है कि शुरुआती इंसानों ने अन्य प्रजातियों को सिर्फ युद्ध में हराया ही नहीं, बल्कि वो आपस में घुले मिले और एक साथ रहे भी। अफ्रीका से निकलकर दुनिया में फैलना तो बस शुरुआत थी। आज से करीब 20,000 साल पहले इंसान के सामने अपनी जान बचाने की एक ऐसी चुनौती आई जहां जिंदा बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ये आइस एज यानी हिमयुग का खतरनाक दौर था। -20 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान उस समय की क्रूरता को खुद बयां कर देता है। धरती का तापमान अचानक इतना गिर गया कि हर तरफ बस बर्फ की मोटी चादर थी। समुद्र का पानी जमने से उसका स्तर 120 मीटर तक नीचे चला गया, जिससे नई जमीनें निकल आईं और पुराने रास्ते बंद हो गए। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई शारीरिक बल नहीं, बल्कि हर माहौल में खुद को ढाल लेने की क्षमता थी। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनना, आग का कुशलता से उपयोग करना और बर्फीली हवाओं से बचने के लिए गुफाओं में रहना, यहाँ तक कि रेगिस्तान में पानी के लिए कुएं खोदना और गर्मी से बचने के लिए रात में सफर करना। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक, जीपीएस या दवाइयों के हमारे पूर्वजों ने दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सट्रीम मौसम को भी मात दे दी। फिर करीब 11,000 साल पहले धरती ने एक बार फिर करवट ली। सूरज की गर्मी बढ़ी, आइस एज खत्म हुआ और बर्फ पिघलने लगी। और यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक दुनिया के निर्माण की, जहां नदियां हमारी शुरुआती सभ्यताओं का केंद्र बनी। चलिए अब इस पूरी भौगोलिक और मानवीय कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। याद है वो 5 करोड़ साल पहले वाली टक्कर, जब भारतीय प्लेट एशिया से टकराई तो धरती ऊपर उठी और 2400 किलोमीटर लंबा विशाल हिमालय बन गया। इन्हीं पहाड़ों पर जमी हजारों टन बर्फ पिघलने से गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां बनी और इन्हीं नदियों ने घाटियों की उस उपजाऊ जमीन का निर्माण किया, जिसकी वजह से इंसानों ने लगातार भागदौड़ छोड़कर एक जगह खेती करना और बसना शुरू किया। जब इंसान एक जगह रुककर खेती करने लगा तो उसके पास सोचने और कुछ नया करने का समय बचा। इसी ने एक नए नवाचार को जन्म दिया। पाषाण युग यानी स्टोन एज खत्म हुआ और ताम्र युग की शुरुआत हुई। इंसानों ने पहली बार आग से चट्टानें पिघलाकर तांबा निकाला और उससे मजबूत हथियार व उपकरण बनाए। इस खोज ने सब कुछ बदलकर रख दिया और मानव जीवन को कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया। इन 2 सबसे महान नदी घाटी सभ्यताओं की अगर हम तुलना करें तो कुछ बेहद दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तरफ दजला और फरात नदियों के बीच बसी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जहां ऊंचे मंदिर थे, लिखित कानून थे और राजाओं को भगवान माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ हमारी सिंधु नदी के किनारे बसी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सीधी सड़कें, निजी कुएं और बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे बड़ा पुरातात्विक रहस्य यह है कि सिंधु घाटी में किसी बड़े राजा, हथियार या युद्ध के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और व्यापार पर टिका हुआ समाज लगता है। अब जैसे जैसे ये गांव बड़े होकर भीड़-भाड़ वाले शहरों में बदलने लगे, समाज भी अलग-अलग विशेष वर्गों में बंट गया। कोई किसान बन गया, कोई लोहार, तो कोई व्यापारी या सैनिक। और जब आबादी इतनी बढ़ गई तो उसे व्यवस्थित रखने के लिए नेतृत्व की जरूरत पड़ी, जिससे राजाओं का उदय हुआ, जो अक्सर लोगों की साझी आस्था और धर्म के सहारे पूरे समाज पर राज करते थे। 460 करोड़ साल पहले एक उबलते लावे से शुरू होकर आज के इस बेहद जटिल और संगठित समाज तक पहुंचने का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन अंत में इस विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल उभरकर सामने आता है। क्या होमो सेपियंस का पूरी दुनिया में फैलना और हर परिस्थिति पर जीत हासिल करना हमारी सर्वाइवल की सबसे बड़ी जीत थी, या फिर ये हमारे पर्यावरण के विनाश की शुरुआत थी?
इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।